हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अक्षत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षत है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना हमारे गांव में मेरे दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी। जब ये घटना घटी तो शुरू में किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसके पिताजी को हुआ क्या है। उसके पिताजी बताते हैं कि देर रात काम से वो कहीं से लौट रहे थे। जब वो घर पर आए तो वो बहुत ज़्यादा थके हुए खुद को महसूस कर रहे थे और उनको यूं लग रहा था कि जैसा उनके कंधे पर कोई बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ किसी ने कंधे पर रख दी हो। कभी ऐसा भी महसूस होता तो कभी यूं लगता कि कंधे पर जो भी बैठा हुआ है उसके पैर उनको अपने पेट और अपने सीने पर महसूस होते थे। कई बार उन्हें यूं भी लग रहा था जैसा कि चलते चलते एकदम से वो जो भी चीज़ उनके कंधे पर थी वो हट जाती और फिर से आकर बैठ जाती। डॉक्टर्स के पास भी ले जाकर उन्हें दिखाया गया, लेकिन कहीं से कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। गांव था और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि इन्हें क्या हुआ है। तभी एक ने कहा कि एक काम करते हैं, शहर के किसी बड़े डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं, वहाँ से कुछ पता चल जाएगा। जब शहर लाकर भी उन्हें दिखाया गया तब भी कोई भी डॉक्टर नहीं समझ पाए कि उन्हें क्या हुआ है। इसीलिए उन्हें दोबारा फिर से गांव ले जाया गया। गांव जाने के बाद उसके पिताजी कहने लगे कि अब वो जो भी चीज़ थी वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा वजनी होती जा रही है। वो इतना ज़्यादा वज़न लग रहा है कि मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पाता और उसके वज़न से वो धीरे धीरे झुकने लग गए थे, यानी कि अब वो झुक कर चलते थे। ऐसे ही कुछ टाइम चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो टोटली बेड रेस्ट पर चले गए और जब वो अपने बिस्तर पर भी लेटा करते थे तब भी वो मुड़ कर लेटते थे और कहते थे कि मेरे ऊपर कोई है जिस वजह से मैं सीधा लेट नहीं पाता। घर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि इन्हें क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो मैं भी उसके घर पर चला गया। जब मैं जाकर देखा तो मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो व्यक्ति इतना अच्छा था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया कि उसके हाथ पैर की उंगलियां भी टेढ़ी होने लगी, जैसा कि मानो किसी को फीट आ जाती है, और वो और भी ज़्यादा झुक कर चलने लगे। फिर उसी शाम में मेरे दोस्त का कॉल आया। वो कहने लगा कि पिताजी अब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, शायद ये बच भी नहीं पाएंगे। जब मैंने ये चीज़ सुना तब मैं भागता हुआ उसके घर पहुंचा। घर जाकर देखा तो उसके पिताजी की तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम सब देख ही रहे थे। उसके पिताजी दर्द से वहाँ पर चिल्ला रहे थे। बस वो बार बार एक ही चीज़ कहते कि मेरे कंधे पर से हटाओ, जो भी है इसे यहाँ से हटा दो वरना मैं मर जाऊँगा। लेकिन कंधे पर कुछ था ही नहीं। फिर मेरे दोस्त के जो अंकल थे वो कहीं से जाकर एक आदमी को ले आए। शायद वो भूत प्रेत में ज़्यादा जानकारी रखता था। आने के बाद उसने देखते ही कहा कि अब इसके पिताजी को बचा पाना नामुमकिन है, कल सुबह तक वो मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ है, सभी लोग उनसे पूछने लगे। वो कहने लगे कि इनके कंधे के ऊपर कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और उसके वज़न की वजह से ये झुकते चले जा रहे हैं। और सच में दोस्तों वैसे ही हुआ। अगली सुबह उनकी कमर की हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके थे और वो हड्डी टूटने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। घर वालों ने जब उस आदमी से पूछा कि बात क्या थी, तब उस आदमी ने बताया कि जब ये रास्ते में आ रहे होंगे तब चुड़ैल से हो सकता है इनका सामना हुआ हो या इनसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो जो उस चुड़ैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हो और इसीलिए उसने
अपना बदला लेने के लिए इनके साथ ये किया। फिर वो कहने लगा कि वो चुड़ैल है, इतनी आसानी से आप सभी लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। हो सकता है कि वो अब आपके घर पर किसी दूसरे पर हमला करे। उसके घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि अब हमें करना क्या है। फिर उसी रात में, जिस रात में उसके पिताजी की मौत हुई थी, उसके जो अंकल थे, यानी मेरे दोस्त के अंकल, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वैसे ही लगने लगा जैसा कि पीठ पर या कंधे पर कोई चढ़कर बैठा है और काफ़ी ज़्यादा वो वजनी है। तुरंत ही उस आदमी को जाकर बुलाया गया। वो आदमी आकर कुछ झाड़ फूँक किया, कहने लगा कि अभी रात तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ये कहकर वो घर से चला गया। कहने लगा कि मैं अगले दिन सुबह में आऊँगा। अगले दिन सुबह में 6:30 के आसपास ही वो घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसके पास कुछ विभूति भी थी। उसने कुछ पढ़ा और पढ़कर फूंक मारा और कहने लगा कि ये विभूति जिस डायरेक्शन में उड़ी है, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है। वो मेरे दोस्त के अंकल को लेकर अपने साथ आगे बढ़ गया। कहने लगा कि पीछे कोई भी मत आना। घर के सभी जितने भी मेंबर्स थे वो सब घर में ही थे। थोड़ी देर के बाद वो आदमी अकेला लौटा। घर वाले देखकर उसे हैरान थे कि मेरे दोस्त के अंकल क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उस आदमी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। जिस जगह पर उस चुड़ैल ने आपके दूसरे बेटे पर हमला किया था, यानी कि मेरे दोस्त के पिताजी पर, अब वो तुम्हारे बेटे को मारना चाहती है। इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को वहीं पर छोड़कर आया हूँ। मैं भी थोड़ी देर के बाद फिर से जाऊँगा। वो घर में आकर पिताजी के कुछ पुराने कपड़े लिया और वहाँ से निकल गया। वो बस जब जा रहा था तब उसने फिर से एक बात कही थी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरा पीछा मत करना और कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। उसके बोलने के बाद हमने भी वैसा ही किया। फिर वो कुछ समय के बाद लौटा और आकर कहने लगा कि जो भी दिक्कत और परेशानी थी अब वो सब दूर हो चुकी है, यानी अब ख़त्म हो गई। हमने उससे उसके बाद में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये दीवा की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीवा है। ये घटना तब की है जब मैं अपने गांव गया हुआ था। उस समय जब मैं अपने गांव में था तभी हमें ये बात पता चली कि हमारे गांव के घर का रेनोवेशन चल रहा है। ये बात है 1998 की। तो रेनोवेशन चलने के कारण हम लोगों ने जो हमारा दूसरा घर था वहाँ जाकर कुछ दिन बिताने का सोचा। हम सभी लोग उस घर में चले गए। वैसे तो वो घर कई सालों से बंद पड़ा था। दादा की डेथ के बाद उस घर में कोई कभी नहीं गया। कभी कभार वो घर खुलता था सफाई के लिए, उसके बाद वो घर ऑलमोस्ट बंद ही रहा करता था। जब हम सभी फैमिली मेम्बर्स उस घर में गए, मेरे चाचा लोग भी थे, तो हमें उस घर में जाने के बाद कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे जो चाचा की बेटी थी वो कहने लगी कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। चाचा ने उसे समझाया कि अभी इतने दिन से घर बंद पड़ा था, इस वजह से तुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, तुझे अच्छा लगेगा। और पापा ने हम लोगों को भी समझाया कि कोई भी घबराना नहीं। हम भी ये सोच रहे थे कि दिन ही तो निकालना है, कुछ दिन तो वो निकाल लेंगे। हम जब वहाँ पर शिफ्ट हुए उसके 2 दिन के बाद जो चाचा की बेटी थी उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। यानी वो खुद कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। उसका बस एक ही कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। गर्मियों का महीना चल रहा था। उसके बाद में भी वो उस घर के एक कमरे में चादर ओढ़ लपेट कर बैठती, वो भी बिना पंखे के। घर में से अगर कोई भी फैमिली मेम्बर उसके कमरे में जाता तो वो ज़ोर से चीखती, चिल्लाती, बस एक ही बात कहती कि यहाँ से निकल जाओ, मेरे कमरे में कोई भी मत आओ। उसकी बात तो काफ़ी अजीब थी। हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि इसे क्या हुआ है। जबकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि उस कमरे में इतना ज़्यादा गर्म होता था कि अगर उस कमरे में 2 मिनट के लिए भी चले जाए तो अंदर घुटन सी महसूस होती थी।
लेकिन वो उस गर्मी में कैसा रह रही थी, ये बात तो समझ के परे थी। कई सारे डॉक्टर से उसके लिए दवाई लाई गई और डॉक्टर से कंसल्ट भी कराया गया, लेकिन कोई भी दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस वो परेशान थी और कई बार वो एक ही चीज़ कहती थी कि दरवाज़ा जो है उस कमरे के दरवाजे के ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो मुझे घूरे जा रहा है। एक डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ये बुखार जो है इसके सर पर चढ़ गई है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। फिर उसने कुछ दवाई दी। 3 दिन तक के उसका ट्रीटमेंट हुआ। बुखार थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कर ही रही थी। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि कोई दूसरा और अच्छा डॉक्टर देखना पड़ेगा हमें कोई भी डॉक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो मेरा वहाँ पर गांव में फ्रेंड था, मैंने जब उसे ये बात बताई तो वो मुझे देखकर कहने लगा, अरे पागल, मामला गंभीर है और तुम लोग डॉक्टर्स के चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा, गंभीर है यानी क्या बात है? वो कहने लगा कि तुझे पता नहीं, अपने गांव में डायन है, आत्माएं हैं। मैं उसे देखकर गुस्से में कहने लगा, यार इस समय भी तुझे भूत की पड़ी है? वो कहने लगा कि इस समय यही सही समय है, अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिए तो हो सकता है तेरी बहन को हमेशा के लिए तुम लोग खो दोगे। उसकी बात सुनकर मुझे पता नहीं क्या सूझा कि मैं उससे कहने लगा, तू बता इसका समाधान क्या है? फिर उसने कहा कि चल हम एक आदमी के पास चलते हैं जो कि तांत्रिक था पहले। अब वो क्रियाएं नहीं करता है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसके बाद उसने ये सब करना छोड़ दिया। अगर वो आकर देखकर बता दे और अगर वो कह दे कि तेरी बहन नॉर्मल है तो डॉक्टर से ही इलाज कराना, लेकिन अगर वो कह देगा कि कुछ ऊपरी चक्कर है तो फिर तुम लोगों को तांत्रिक या किसी ओझा से ही तुम्हारी बहन को ठीक कराना होगा। मैं उसकी बात से सहमत था। मैंने भी उससे कहा कि चल ठीक है। फिर वो और मैं, हम दोनों ही वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से जिस जगह हमें जाना था वो कुछ 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचे। उस आदमी के बारे में पूछे तो हमें उसके घर से ये पता चला कि वो अपने खेत गया हुआ है। मैं जल्दी से उस खेत की तरफ बाइक को घुमा लिया। मैं खेत के पास पहुंचा और जैसे ही उसके खेत में एंटर होने वाला था कि उसने दूर से आवाज़ लगाया, कहने लगा, वहीं रुक जा। मैं वहीं पर रुक गया। मेरा दोस्त था, उसने मेरे दोस्त की ओर इशारा करके कहा, तू अंदर आ। मेरा दोस्त उसकी खेत के अंदर गया और 2 मिनट पता नहीं उन लोगों ने क्या बात की, जिसके बाद वो आदमी बाहर आया। वो मुझसे कहने लगा कि जो भी तुम लोगों के साथ हो रहा है उसकी वजह वो घर ही है। मैंने कहा कि आपको कैसे पता, आप चलकर देखिए तो सही। वो कहने लगा कि मुझे ऐसे ही सब पता चलता है, इसीलिए मैंने तुझे अपनी खेत में आने मना किया। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है और वो आदमी किसी से भी मिलता है या उसके काम में हाथ बटाने की कोशिश करता है तो उसके नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट भी सामने वाले को ज़रूर होता है। और ऐसी ही एक घटना मैंने कई बार सुनी है जो कि हमारे ही गांव की थी। वो घटना भी ऐसी थी कि एक औरत के ऊपर चुड़ैल का साया था, जिस वजह से वो किसी भी चीज़ को पकड़ती या किसी भी चीज़ को देखती वो चीज़ खराब होने लग जाती। लोगों का कहना यह था कि वो नहीं कर रही है, उसके ऊपर जो चुड़ैल का साया है उस वजह से उसके साथ ऐसा होता है। हो सकता है उस टाइम पे उस आदमी ने मुझे खेत में अंदर आने इसीलिए ही मना किया हो। वो बाहर आने के बाद मुझसे कहने लगा कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे घर पर पहुंचता हूँ। मैंने उससे कहा कि आप कब तक आएंगे? वो कहने लगा कि मैं रात तक आ जाऊँगा। हम फिर वहाँ से लौटकर घर पर आ गए। रात के 11:15 बजे के आसपास वो आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था। मैंने घर को खोला तो वो आदमी कहने लगा कि अंदर आना इस समय मेरा ठीक नहीं है, मैं यहीं से खड़े होकर तेरी बहन को देख पा रहा हूँ। तेरी बहन अब भी दरवाजे के ऊपर उसी शैतान को देख रही है। उसका इतना कहना था कि मेरे डर के मारे पैर कांपने लगे। मैंने कहा, शैतान हमारे घर में? वो कहने लगा कि शैतान कह ले, भूत कह ले या आत्मा कह ले, है तो वो दुष्ट आत्मा ही। मैंने कहा, तो अभी उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाएगा? जिसके बाद वो कहने लगा कि वो काम तेरा नहीं मेरा है। इतना कहकर
वो जब जाने लगा तो मैंने तुरंत ही चाचा जी को आवाज़ लगाया, मेरे चाचा जी घर से बाहर आए। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये आदमी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। चाचा जी ने उनसे जाकर बात की, लेकिन उन्होंने चाचा जी से भी कुछ सही मुंह बात नहीं की और वहाँ से निकल गए। मैं अगले दिन मेरे दोस्त से मिला। मैं कहने लगा कि वो आदमी तो चला गया, एक काम करना तू जाकर बात कर, शायद तेरी बात उसे ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि पिछले दिन भी तेरे ही बोलने पर वो आया था। फिर मेरे दोस्त ने एक और सच्चाई बताई। दरअसल वो आदमी मेरे दोस्त के दूर का एक रिश्तेदार था। इस वजह से मेरे दोस्त के बोलने पर आ गया, वरना वो नहीं जाता है। उसने ये भी बताया कि जब वो तांत्रिक थे उनके साथ जो दुर्घटना हुई वो इतनी ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक थी कि अगर एक आम आदमी उसे सुनेगा तो वो वैसे ही बेहोश होकर गिर जाएगा। इसीलिए उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और वो किसी को बताते नहीं हैं। मैंने उससे ज़िद किया तो उसने कहा कि ठीक है, अगर वो बोले हैं तो वो आएंगे, 2-3 दिन इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं आए तो फिर मैं तुझे दोबारा ले चलूँगा। मेरे दोस्त की बात बिल्कुल ठीक थी। अगले दिन शाम में 6:30 बजे वो हमारे घर के बाहर फिर से खड़े हुए थे। उनके पास कुछ सामान भी था, जिसमें विभूति या राख और भी कुछ सामान था। वो घर के अंदर घुसे और चारों ओर उस राख को बिखेरने लगे, और फिर जैसे ही उस राख को वो उस घर में बिखर रहे थे, ज़मीन में से धुआं निकल रहा था, जैसा कि मानो किसी चीज़ को पकड़कर जला रहे हों, और पूरा घर एक आवाज़ से गूंज उठा। वो आवाज़ किसी के बहुत ज़्यादा दर्द में चीखने चिल्लाने की थी। हम वो आवाज़ सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब के सब घर से बाहर निकल गए। और वो आवाज़ धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आसपास के जो घर वाले लोग थे वो भी हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए, ये देखने के लिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। हमारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स तो बाहर आ गए थे, लेकिन जो मेरी बहन थी, कज़िन, वो अब भी उसी कमरे में थी, और हम घर के बाहर से खड़े होकर सब देख ही रहे थे। वो आदमी वैसे ही चलता हुआ मेरी बहन के कमरे तक गया और जाकर उसका दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो हमने देखा कि एक बिल्ली की तरह मेरी बहन उसके ऊपर ज़ोर से कूद पड़ी, जैसा कि मानो मेरी बहन जानती हो कि अभी वो आदमी दरवाज़ा खोलेगा और मुझे उस पर कूदना है, जैसा एक शेर शिकार के ऊपर अपना पंजा मारता है। वो उस आदमी को लेकर कमरे के बाहर गिरी। वो आदमी भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने मेरी बहन को पकड़ा, लेकिन वो इतना जानता था कि ये सब उस लड़की से करवाया जा रहा है, वो खुद ये सब नहीं कर रही। इसीलिए उसने तुरंत उसे पकड़कर ज़मीन की ओर उसका मुंह किया और पकड़ कर रखा। फिर उसने दूसरे हाथ से उस झोले में से कुछ निकाला और उसके सर पर, उसके शरीर पर उसे बिखेर दिया, जिसके बाद वो ज़ोरों से चीखी और चिल्लाई, और उसके शरीर से भी हमने कुछ धुएं को निकलते हुए देखा, जैसा कि मानो उसका शरीर जल रहा हो। लेकिन उसके शरीर से जो धुआं निकला वो ऐसा लग रहा था कि किसी का आकार है, किसी आदमी या औरत का, और फिर वो एकदम से वहाँ से कहीं गायब हो गया। उस आदमी ने मेरी बहन को उठाया और फिर उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर आकर हम लोगों से कहने लगा कि इसके ऊपर जो आत्मा थी, आप लोग जानते हो वो कौन है? मैंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जानते, बल्कि हम जानना चाहते हैं कि वो कौन था या कौन थी और क्यों वो ऐसा सब कर रहा था। उसने कहा कि यहीं पास में ही जो जंगल है, उस जंगल में एक आदमी को मार कर गाड़ दिया गया था। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था और वो बदले की आग में उसकी आत्मा घूम रही थी। उसे कोई खाली जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर वो अपना बसेरा कर सके। जब उसने तुम लोगों का ये घर को खाली देखा तो उसने ये घर को अपना घर बना लिया, और उस समय से लेके अब तक वो इसी घर में रह रहा था। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो शायद आपकी बेटी ये जिंदा नहीं होती। इसके बाद जब वो जाने लगा तो मेरे चाचा और हम सभी लोगों ने मिलकर उसका खूब धन्यवाद किया। मैंने उनसे कहा भी कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और कुछ और भी जानना चाहता हूँ, जिसके बाद उन्होंने मुझे देखकर बस इतना ही कहा
कि सब चीज़ें जानना ठीक नहीं है। आपको जितना पता चला है आप उसमें ही ठीक रहिए। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुझे क्या जानना था। मैंने कहा थी एक दो और बातें। उसने कहा कि जाने दे, अभी तो वो चला गया, फिर कभी अगर ऐसा मिलना हुआ तो तू उनसे पूछ लेना, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तुझे बताएंगे नहीं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली घटना है ये पीयूष की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये घटना 1994 की है। उस समय पढ़ाई के लिए मुझे हॉस्टल शिफ्ट होना था, क्योंकि कॉलेज से मेरा घर तो काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हॉस्टल में ही रहकर मैं अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी कर लूँ। मैंने घर वालों से ज़िद की और हॉस्टल में रहने के लिए उनसे परमिशन ले ली। हॉस्टल हमारे कॉलेज से कुछ 2 किलोमीटर की ही दूरी पर था। वैसे तो वहाँ पर कई सारे हॉस्टल्स थे, लेकिन जो हॉस्टल में मुझे रुकना था वहाँ पर कमरा नहीं मिला। इस वजह से जो 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्टल था वहाँ पर मैं शिफ्ट होने लगा। जब मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगता था। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि जब मैं अपने घर से हॉस्टल पहुँचा था तभी कुछ शाम के 6:30 बज रहे थे। मैं हॉस्टल के मेन गेट पर पहुँचने के बाद वहाँ पर खड़ा होकर ये देख रहा था कि आसपास इतना सुनसान इलाका क्यों है। वहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं थी, बस जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक जंगली झाड़ियाँ ही थी। तभी उस हॉस्टल का जो चौकीदार था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। अधेड़ उम्र का था, बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। कहने लगा, आप अभी आए हो? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं अभी ही आया हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगा कि ठीक है, अब चले जाइए अंदर। मैंने कहा कि कुछ फॉर्म या एडमिशन कुछ तो होगा। वो कहने लगा कि नहीं, वो सब हम कल देखेंगे, क्योंकि शायद शाम के 6 बज गए थे, इसलिए वो मुझसे अंदर जाने को कह रहा था। मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स आए थे मुझे छोड़ने के लिए। वो लोग कहने लगे कि हम लोग अभी ही यहाँ से लौट जाएंगे। मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है, तुम लोग लौट जाओ। उसके बाद उन लोगों ने मेरा सामान हॉस्टल के रूम तक के लाकर छोड़ दिया और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। उस हॉस्टल में शायद ही मेरे अलावा और भी कोई रहता होगा, क्योंकि मुझे अब तक तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने मन को समझा रहा था कि हो सकता है बच्चे कॉलेज गए होंगे या किसी काम से बाहर गए होंगे, आ जाएंगे। वो हॉस्टल मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं जिस कमरे में जाकर बैठा उस कमरे में मैंने ये महसूस किया कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मुझे दबा रहा है और मेरी सोच को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें घूम रही थी जो उस समय सोचना ठीक नहीं था। मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं खिड़की से कूद जाऊं तो क्या होगा, और कई बार ऐसा लगता कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूं। मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, इसीलिए थोड़ी देर के बाद मैं नीचे उतर गया। तभी कुछ 9:30 बज रहा था जब मैं नीचे उतरा और उस चौकीदार के पास जाकर मैं कहने लगा कि यहाँ आसपास कुछ नहीं है। तो वो कहने लगा, है ना, यहाँ से थोड़ी दूरी पर लोग रहते हैं, खाने की दुकान है और सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने उससे कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हॉस्टल में कोई नहीं रहता है क्या? वो मेरी ओर देखा, मुस्कुराया, कहने लगा, रहते हैं लोग। मैंने कहा, तो कोई देख क्यों नहीं रहा है? वो फिर से अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, सब रात में आते हैं। उसकी ये सब बात मुझे और ज़्यादा अंदर से डरा रही थी। मैंने उस पर ध्यान ना देते हुए तुरंत ही वहाँ से बाहर निकला और पैदल चलकर मेन रोड तक के आ गया। वहाँ से मैंने खाना खाया और फिर से हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। जब मैं हॉस्टल पहुँचा तो मैंने देखा कि वो चौकीदार अब भी वैसा ही बैठा हुआ था जब मैं हॉस्टल से नीचे उतरा था। कहने लगा, अभी आप आ गए ना, आपको देखकर सब आ जाएंगे। उसकी बातों में ऐसा लग रहा था कि कुछ शैतानी चीज़ें छुपी हुई है जो वो खुलकर नहीं बोल रहा है। जब मैं ऊपर जाने लगा तब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि मेरे साथ में कोई और भी ऊपर जा रहा है। हॉस्टल का
फर्स्ट फ्लोर चढ़ने के बाद मैंने कोने में एक औरत को बैठे हुए देखा, जो कि सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और देखकर यूं लग रहा था जैसा कि विधवा औरत है। लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रही थी। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी या मुझ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके हाथ में भी कुछ था, वो मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चमक रहा था जैसा मानो कि कोई चांदी का सिक्का हो। मैं उसे देखकर रुक गया और मैं उसे कहने लगा कि आप कौन हो, आप यहीं पे रहते हो क्या? लेकिन इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो बैठी हुई थी और मुझे घूरे जा रही थी। मैंने दोबारा उससे सवाल किया, तब वो औरत वहाँ से उठी और नीचे की ओर जाने लगी। नीचे कुछ 4-5 सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो फिर से एक जगह पर बैठ गई और मुड़कर मुझे ही देखने लगी। मेरे मन में ऐसा आया कि हो सकता है ये शायद उसी चौकीदार की पत्नी हो और पागल भी हो, क्योंकि कोई जवाब भी नहीं दे रही या बात नहीं करना चाह रही मुझसे। मैं इसीलिए उसकी ओर नहीं देखते हुए ऊपर बढ़ गया। ऊपर जाकर अपने कमरे में मैं लेट गया। 2 मिनट के बाद दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि ये वही औरत है, दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसके दोनों हाथ को उसने एकदम टाइट बंद करके रखा था, ऐसा कि जैसा मानो किसी को मारने के लिए हम पंच बनाते हैं। और वो फिर से मेरे सामने खड़ी थी। मैं उससे कुछ पूछता कि उससे पहले वो मेरे कमरे के अंदर आ गई और कमरे को चारों ओर अच्छे से देखने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या करना चाह रही है। मैं अंदर ही कमरे के उसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या हुआ है, मुझे कुछ बताओ। लेकिन वो मेरे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तब मैंने देखा कि मेन डोर पर वही चौकीदार खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा, ये औरत कौन है, मेरे कमरे में क्यों आई है? वो मेरी ओर देखा, कहने लगा, ये आपका ध्यान रखने आई है। मैं गुस्से में उस चौकीदार से कहने लगा, मुझे किसी का ध्यान व्यान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। वो कहने लगा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद वो दोनों मेरे कमरे से निकल गए। रात के कुछ 11:15 बजे के आसपास मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसा कि मानो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर उस हॉस्टल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और वो भी बातें करते हुए, या फिर उनमें से कुछ लोग हंसी मजाक भी कर रहे हो। मैंने जब वो आवाज़ें सुनी तब मैं एकदम से दंग रह गया कि पूरा दिन ये हॉस्टल में कोई नहीं था और ये बिल्कुल शांत था। अचानक से ये आवाज़ें कहाँ से और कैसे आना शुरू हो गई है। वो आवाज़ें सुनकर मैं भागते हुए दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खुला तो पाया कि बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही विधवा औरत मेरे दरवाजे के सामने बैठी हुई मुझे ही घूर रही थी। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसा कि मानो वो जानती हो कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा ही और वो मेरा ही वेट कर रही थी। फिर मैं कुछ कहता कि उससे पहले ही वो मेरी ओर देखकर कहने लगी, दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। अब जितने भी इस हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं वो सब तुम्हारे ही कमरे में आकर रुकेंगे। उसकी बात सुनकर मैं फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। मैंने कहा, अरे स्टूडेंट्स लेकिन है ही कहाँ, यहाँ कोई दिख रहा क्यों नहीं है? वो कहने लगी कि जा, तेरे कमरे में सब चले गए। और उसकी बातों में बहुत सारी बातें जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं गुस्से में दरवाज़ा बंद किया और दोबारा जैसे ही पीछे पलटा मैंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही है। मैंने देखा कि कभी मेरे बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो कभी अंदर का टैप खुल जाता है। कई बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है, जो शायद मुझे जानबूझकर टकरा कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। साफ ये चीज़ महसूस हो रही थी कि उस कमरे में मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको देख पाना या उन्हें सुन पाना ये मुमकिन नहीं था। हाँ, महसूस बिल्कुल साफ कर पा रहा था। थोड़ी देर हुई ही थी कि फिर से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो चौकीदार था। वो कहने लगा कि आपको किसी चीज़ से दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, मैं आपका ख्याल रखने आया हूँ। उसकी बात सुनकर इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, कैसा हॉस्टल है?
हॉस्टल में कोई रहता ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि अब मेरे कमरे में कुछ लोग हैं। वो कमरे की ओर देखा और ऐसा लगने लगा जैसा कि कमरे में झांक कर वो किसी को देखकर कुछ इशारा कर रहा है। वो मुस्कुराया और कहने लगा कमरे में ही देखकर कि अरे ये नया बच्चा है, इसे परेशान मत करो। उसका इतना कहना था कि मैं गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तू किससे बात कर रहा है और अंदर कौन है? तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सब हमारे हॉस्टल के पुराने बच्चे हैं जिन्हें मैं देख पाता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर तो मानो अब मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैं तुरंत ही वहाँ से नीचे उतर गया, अपना बैग उठाया और जब नीचे उतर रहा था तभी वो चौकीदार भी मेरे पीछे ही था। कहने लगा आप मत जाइए, यहाँ पर रुकिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग आते हैं उनकी रैगिंग करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं होगा। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहा था। मैं नीचे उतर के वहाँ से पैदल ही मेन रोड तक आया और उसके बाद मैं एक दूसरी जगह पर, जो मेरा कॉलेज का फ्रेंड था, उसके कमरे पर चला गया, वहीं रुक गया। मैंने उसे फिर सारी बात बताई। वो मुझे देखकर हंसने लगा, कहने लगा अरे तू मुझसे तो पूछता, उस हॉस्टल में कोई रहता ही नहीं है। उस हॉस्टल में तो आग लग गई थी आज से कई साल पहले, उसके बाद वो बंद पड़ा है। मैंने कहा कि मैं तो उस हॉस्टल में जाके आया, और जब मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर एक चौकीदार भी था, वो हंसने लगा, कहने लगा वो चौकीदार ने बहुत सारे बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जान भी त्याग दी थी। उसकी ये बात सुनकर मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुद में ये बात सोचने लगा कि मैंने जिस चौकीदार को देखा या जिस बच्चे की वो बातें कर रहा था, क्या वो सब आत्माएं थी? और वो विधवा कौन थी? ये सवाल आज भी मेरे मन में है, लेकिन मुझे इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली थी, मुझे अच्छी लगी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ऋषि की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आज से कई साल पुरानी है। मैं गुजरात भावनगर से हूँ और मेरी फैमिली भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। हमारी फैमिली रिलीजियस मामले में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है और हम लोग स्वामी नारायण धर्म को फॉलो करते हैं। और हम जिस जगह पर या जिस लोकेशन पर मिलते हैं, कोई भी रिलीजियस ओकेशन सेलिब्रेट करने पर पहले मैं आप लोगों को उस लोकेशन के बारे में समझा देता हूँ, तो आप लोगों को कहानी समझने में आसानी होगी। जहाँ पर उस जगह का एंट्रेंस है वो काफ़ी बड़ा गेट है। गेट के आगे बहुत बड़ी जगह है जो कि स्क्वायर शेप की है। वहाँ पर अंदर हॉस्टल भी है और आगे जाने के बाद एक जगह है जहाँ पर संत लोग रहते हैं। और उस जगह के थोड़ा ही आगे जो स्क्वायर फॉर्म में जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पर बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर खेलते भी हैं। वो जो स्क्वायर बना हुआ है वो स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उस पर ही हॉस्टल्स की बिल्डिंग्स हैं और उस बिल्डिंग्स में नॉर्मल लोग रह सकते हैं, लेकिन संत निवास करके जो जगह है वहाँ सिर्फ संत रहते हैं। तो हम लोगों का साल में 3-4 फंक्शन होता है कानबा गुरुकुल में। हर साल एक बड़ी पितृप्रयाण करके फेस्टिवल होता है जिसमें सभी लोगों को एक साथ मिलकर हमारे सगे संबंधी जो भी है उनकी जो आत्मा होती है उनकी शांति के लिए बहुत सारे लोग मिलकर संतों के साथ पूजा पाठ करते हैं। पर एक बार की बात है, हमारी फैमिली को स्वामी जी ने बोला था कि हमारी फैमिली के कुछ लोगों को रात में जागना पड़ेगा, पूरी रात के लिए। और एक बात, पूरे स्क्वायर में दिवाली भी बनी रखी थी, तो अंदर बाहर आने का सिर्फ एक ही एंट्रेंस था। रात की बात है, कुछ ऐसा टाइम था कि कल सुबह पूजा होनी थी और उसके एक रात पहले हम लोगों को बैठने को बोला गया था, पर रात में सब लोग धीमे धीमे करके गायब होने लगे। आखिर में मैं और मेरे जो 4-5 भाई थे, हम सभी लोग एक साथ में थे और हम लोगों को कहा गया था कि तुम लोग पहरा देना। रात के कुछ 1:30 बजे के आसपास हमारे राइट साइड में एक बड़ा दरवाज़ा और लेफ्ट साइड में जो संत निवास था, रात के 1:30 बजे हमने कुछ ऐसा देखा जो समझ के बाहर था। एक बात ये भी बता दूं कि संत निवास का एक रूल था कि कोई भी लड़की या औरत अंदर नहीं जा सकती, और जो लोग थे जिन्हें हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था वो लेडीज़ संत निवास के बाहर ही सोई हुई थी,
क्योंकि संत निवास में ही सुबह सुबह आरती चालू हो जाती है। इस वजह से वो लोग संत निवास के एग्जैक्ट सामने एक लाइन में सो रहे थे। अचानक से लेडीज जो सो रही थी उनके बीच में एक लड़की एकदम से उठी और खड़ी हो गई और नॉर्मल इंसानों से 5 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड में दौड़ने लगी। उसी स्क्वायर के अंदर वो इतना तेज़ भागती कि जिसकी हद नहीं। एक आम आदमी तो उतना लंबा या उतनी तेज़ भाग ही नहीं सकता था। एक साइड स्क्वायर का भागने में एक नॉर्मल इंसान को 9 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो लड़की सिर्फ 2-3 मिनट में ही उतना डिस्टेंस कवर करके वापस आ रही थी। और वो लड़की बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस भी रही थी। सब लोग सुन पा रहे थे, पर वो सब लोग थके हुए थे और डर भी रहे थे, इसीलिए कोई बाहर आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। हम लोग भी कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे। हम लोग बहुत स्पीड में दौड़कर संत निवास में घुस गए और जल्दी से वहाँ संतों को बुला लाया। जब सभी संत बाहर आए और उस लड़की को देखा तो वो लोग भी देखकर घबरा गए कि ये हम क्या देख रहे हैं। संत लोगों ने उस लड़की को पकड़ने को बोला। वहाँ पर कुछ दूसरे आदमी भी थे जिन लोगों ने उस लड़की को पकड़ा। लड़की का जो दाया हाथ था उसे 2 आदमी ने पकड़ कर रखा था, फिर भी उसने एक झटके में छुड़ा लिया। पता नहीं उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। फिर उन संतों ने कहा कि इसे और भी आदमी लोग आकर पकड़ो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। सभी लोगों ने उसे आकर एकदम टाइट पकड़ा और फिर स्वामी जी जो वहाँ पर थे उन्होंने आदमियों से कहा कि इसे यहाँ पर ले आओ। एक जगह पर उसे बुला लाया। उसके बाद उसे नहलाना चालू किया। बाद में मुझे याद आया कि इधर का पानी जो है वो गंगा के पानी और बहुत सारी बाड़ी मिलाकर मिक्स करके बनाया गया है। फिर वो पानी को जो मिक्स करा हुआ था उसी से उसको नहलाया जा रहा था, जिसके बाद उसका भूत वहीं से निकल गया और एकदम से वो नॉर्मल हो गई। रात में स्वामी जी ने सभी जो लेडीज़ थी उन सभी को हॉस्टल में रूम अलॉट कर दिया कि आप लोग आज जाकर वहीं पर सोना, शायद बाहर रुकने में ज़्यादा खतरा था। ये घटना तो मेरी आंखों के सामने हुई थी। उसके कुछ साल के बाद मैं और मेरे फूफा जी हम लोग स्वामी जी के पास गए हुए थे। तो वहाँ पर जब हम बैठे थे और बैठे हुए ऐसी ही वो बात निकली, तब स्वामी जी ने बताया कि वो एक आदमी की दुष्ट आत्मा थी जिसने बहुत सारी बलि दी हुई थी और वो काला जादू भी करता था। उसको किसी ने धोखे से मार दिया था और वो मोक्ष के लिए घूम रही थी। फिर बाद में उस आदमी की आत्मा को अपने पास एक बोतल में कैद कर लिया और अगली सुबह में उस आत्मा को मोक्ष दे दिया। ये जो कुछ भी हुआ था, इसके बाद वहाँ के लोग जो भी थे वो सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। इसी के साथ ऋषि जी लिखते हैं कि यही जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है पितृपरायण, ये भी 3 महीने के बाद फिर से आने वाला है। अगर कोई आकर देखना चाहता है तो वो जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।